जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल का विभाजन यानी किस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक का नाम है, आप नोट करिएगा। इस टॉपिक का जो मेन नाम है बंगाल का विभाजन। हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि से। 1765 यानी बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल प्रांत, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम शामिल थे, ये अंग्रेजों के अधीन था। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और 20वीं सदी के पहले कुछ वर्षों तक जनसंख्या बढ़कर लगभग 80 मिलियन हो गई। कलकत्ता प्रांत की राजधानी थी और ब्रिटिश भारत की भी थी। कलकत्ता प्रांत की यहाँ पर राजधानी थी और ब्रिटिश साथियों कलकत्ता यहाँ की ब्रिटिश राजधानी भी थी। इतने बड़े क्षेत्र के प्रशासन में कठिनाइयाँ थीं। पूर्वी भाग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा की गई। उस क्षेत्र में उद्योग, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में कमी थी। अधिकांश लोग कलकत्ता पर केंद्रित थे। प्रशासनिक सुगमता के लिए कर्जन के भारत आने से पहले ही प्रांत का विभाजन प्रस्तावित किया गया था। 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और एक मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया। साथियों, आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आईएएस, तो उसके लिए सभी टॉपिक में जो पॉइंट बताएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको नोट करके चलिएगा। प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन ने केवल एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। 1904 में उन्होंने पूर्वी बंगाल का दौरा किया। बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का विचार बाद में आया। कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद दो प्रांत, बंगाल, आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार सहित को पूर्वी बंगाल और असम होंगे। बंगाल भी मध्य प्रांतों से 5 हिंदी भाषाई राज्यों को खो देगा। ये मध्य प्रांतों से उड़िया भाषी राज्यों को प्राप्त करेगा। पूर्वी बंगाल में पहाड़ी, त्रिपुरा, चटगांव, राजशाही और ढाका डिवीजन शामिल होंगे। इसकी राजधानी ढाका होगी। बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक होंगे और पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम बाहुल आबादी होगी। इसकी राजधानी कलकत्ता रहेगी। अब बात करते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में, यानी किस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ और किस तरह से इसका विभाजन धीरे होता रहा। लॉर्ड कर्जन, जिसका समय था 1899 से 1905 तक के वायसराय के दौरान 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जो आधुनिक बंगाल के इतिहास में एक महाघटना साबित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। प्रारंभिक विरोध के बाद पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की व्यवस्था के बारे में और अधिक सकारात्मक होने का विश्वास किया, यह मानते हुए कि एक अलग क्षेत्र उन्हें शिक्षा, रोजगार आदि के लिए और अधिक अवसर प्रदान करेगा। हालांकि विभाजन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा अलोकप्रिय था, जहां इस अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी साहित्य का निर्माण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध का नेतृत्व सर हेनरी कॉटन ने किया, जो असम के मुख्य आयुक्त थे, लेकिन कर्जन को स्थानांतरित नहीं किया जाना था। ये साथियों नक्शा देख लीजिएगा, इस तरह से इसका विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सर एंड्रूज फ्रेजर पूर्व में बंगाल के उपराज्यपाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में बने रहे और विशेष रूप से विभाजन विरोधी आंदोलनकारियों द्वारा लक्षित थे, जिन्होंने 1907 में उनकी ट्रेन को पटरी से उतार दिया। वह 1908 में सेवानिवृत्त हो गए थे। अगला ऑप्शन है, विभाजन विरोधी उद्देश्य के लिए समर्थन पूरे भारत से आया, जहां एक ऐतिहासिक प्रांत के विभाजन को औपनिवेशिक अहंकार का कार्य माना जाता था और फूट डालो और राज करो की नीति पर दोष लगाया जाता था।
स्वदेशी आंदोलन स्वयं विभाजन के विरोध में उभरा, जिससे बंगाली नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन को पुंग बनाने के लिए एक भयावह शाही डिजाइन के रूप में माना जाता था। विभाजन का कारण क्या था साथियों, जानते हैं। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर 1,89,000 वर्ग मील के क्षेत्र का प्रशासन करना था और 1903 तक प्रांत की जनसंख्या बढ़कर 78.50 मिलियन हो गई थी। नतीजन पूर्वी बंगाल की कई जिलों को अलगाव और खराब संचार के कारण व्यवहारिक रूप से उपेक्षित कर दिया गया था, जिससे सुशासन लगभग असंभव हो गया था। कलकत्ता और उसके आसपास के जिलों ने सरकार की सारी ऊर्जा और ध्यान आकर्षित किया। पुनः स्थापित जमींदारों की मनमानी के कारण किसानों की स्थिति दयनीय थी और व्यापक वाणिज्य और शिक्षा प्रभावित रहते थे। सूबे की प्रशासनिक मशीनरी में कर्मचारियों की कमी थी। खासकर पूर्वी बंगाल में नदियों और खाड़ियों से कटे हुए ग्रामीण इलाकों में 19वीं सदी के अंतिम दशक तक पुलिस के काम की अजीबोगरीब कठिनाइयों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। जलमार्गों में संगठित समुद्री डकैती कम से कम एक सदी से मौजूद थे। प्रशासनिक कठिनाइयों के साथ साथ अकाल, रक्षा या भाषा विज्ञान की समस्याओं ने कभी न कभी सरकार को प्रशासनिक सीमाओं के लिए प्रेरित किया। बंगाल के प्रशासनिक इकाइयों को पुनर्स्थापित किए गए करने के लिए समय समय पर प्रयास 1836 में ऊपरी प्रांत को बंगाल से काट दिया गया और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। 1854 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बंगाल के प्रत्यक्ष प्रशासन से मुक्त कर दिया गया था, जिसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया। 1874 में असम यानी सिलहट के साथ को मुख्य आयुक्त बनने के लिए बंगाल से अलग कर दिया और 1898 में लगाई हिल्स को इसमें जोड़ दिया गया। सरकार का तर्क था कि बंगाल का विभाजन विशुद्ध रूप से 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ एक प्रशासनिक उपाय था। सबसे पहले ये बंगाल सरकार को प्रशासनिक बोझ के एक हिस्से से मुक्त करना चाहता था और बाहरी जिलों में अधिक कुशल प्रशासन सुरक्षित करना चाहता था। दूसरे, सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर पिछड़े असम के विकास को बढ़ावा देना चाहती थी ताकि इसे समुद्र के लिए एक आउटलेट प्रदान किया जा सके। तीसरा, सरकार ने उड़िया भाषाई आबादी के बिखरे हुए वर्गों को एक प्रशासन के तहत एकजुट करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की। चटगांव और ढाका और मेंसगंज जिलों को बंगाल से अलग करने और उनमें असम से जोड़ने के प्रस्ताव थे। इसी तरह छोटा नागपुर को बंगाल से अलग कर मध्य प्रांत में शामिल किया जाना था। विभाजन का दूसरा कारण यह माना जाता है कि आर्थिक स्थिति और पेशेवर गुणों के मामले में मुसलमानों की तुलना में ही हिंदू बेहतर स्थिति में थे और पूर्वी सिपाही विद्रोह की अवधि के दौरान हिंदू व्यापारियों ने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, जबकि उनके मुस्लिम समकक्षों ने नहीं की थी। इसने अंग्रेजों को नाराज कर दिया। इसीलिए पश्चिमी शिक्षा का लाभ केवल हिंदुओं को दिया गया, न कि मुसलमानों को। प्रस्ताव क्या था, आइए जानते हैं। बंगाल के विभाजन के प्रस्तावों पर पहली बार 1903 में विचार किया गया। कर्जन की मूल योजना प्रशासनिक दक्षता के आधार पर आधारित थी। शायद मूल योजना के खिलाफ जोरदार विरोध और प्रतिकूल प्रतिक्रिया के दौरान अधिकारियों ने सबसे पहले विभाजित बंगाल के संभावित लाभों की परिकल्पना की थी। मूल रूप से विभाजन भौगोलिक आधार पर किया गया था, न कि स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक आधार पर। इस संबंध में राजनीतिक विचार ऐसा प्रतीत होता है कि एक बाद का विचार था। सरकार के प्रस्तावों को जनवरी 1904 में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया। फरवरी 1904 में कर्जन ने सरकारी प्रस्तावों पर जनता की राय का आकलन करने के लिए पूर्वी बंगाल के जिलों का आधिकारिक दौरा भी किया था। उन्होंने विभिन्न जिलों की मुख्य हस्तियों से परामर्श किया और ढाका, चटगांव और मेघ भाषण दिया और विभाजन पर सरकार की रूह की व्याख्या की। इस यात्रा के दौरान एक विस्तारित योजना को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ने उनके दिमाग में कब्जा कर लिया।
इसमें एक विधान परिषद के साथ एक उपराज्यपाल के अधीन एक स्वनीति, एक प्रांत का निर्माण, एक स्वतंत्र राजस्व प्राधिकरण और इतने क्षेत्र का हस्तांतरण शामिल होगा जो एक पूरी तरह से सुसज्जित प्रशासन को उचित ठहराए। नए प्रांतों को पूर्वी बंगाल और असम कहा जाना जाना था। इसकी राजधानी ढाका में और सहायक मुख्यालय चटगांव में था। यह 1,06,540 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें 31 मिलियन की आबादी होगी। इसमें 18 मिलियन मुस्लिम और 12 मिलियन हिंदू शामिल होंगे। इसके प्रशासन में एक विधान परिषद, 2 सदस्यों का राजस्व बोर्ड शामिल होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को अछूत छोड़ दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, सरकार ने बताया कि नए प्रांतों में स्पष्ट रूप से सीमांकित पश्चिमी सीमाएं और अच्छी तरह से परिभाषित भौगोलिक वंश विज्ञान, भाषाई और सामाजिक विशेषताएं होंगी। नए प्रांत की सबसे खास बात यह थी कि यह बंगाल की विशिष्ट समरूप मुस्लिम आबादी को अब तक उपेक्षित अपनी सीमा के भीतर केंद्रित करेगा। इसके अलावा पूरे चाय उद्योग और जूट उगाने वाले क्षेत्र का बड़े हिस्से को ही प्रशासन के तहत लाया जाएगा। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1905 के एक प्रस्ताव में अपना अंतिम निर्णय प्रख्यात किया और उसी वर्ष 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। फूट डालो और शासन करो। साथियों, इस नीति को समझते हैं, फूट डालो और शासन करो। 1905 में बंगाल विभाजन ने भारत के राजनीतिक इतिहास पर गहरा प्रभाव छेड़ा। राजनीतिक दृष्टिकोण ने इस उपाय ने इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम मतभेद को बढ़ा दिया। एक दृष्टिकोण यह है कि 1905 में मुसलमानों को एक अलग क्षेत्रीय पहचान और 1909 के पार्लियामेंट सुधार के माध्यम से एक सांप्रदायिक मतदाता देकर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मुस्लिम भागीदारी की संभावना को सूक्ष्म तरीके से बेअसर करने की कोशिश की। इसने कई लोगों को यह विचार करने के लिए प्रेरित किया कि बंगाल का विभाजन न केवल प्रशासनिक आधार पर प्रभावित हुआ, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता द्वारा दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच एक स्थायी विभाजन बनाने के लिए किया गया था, जो इसके दीर्घकालिक हितों को बनाए रखने के लिए आया था। फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। बंगाल के विभाजन पर प्रतिक्रिया भी समझ लेते हैं। कर्जन द्वारा विभाजन की घोषणा के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक अशांति थी। ये फोटो है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी की। बंगाल में कई लोगों ने इस विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान माना। बंगाल की एकता के लिए बहुत बड़ा रोना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सांप्रदायिक आधार पर प्रांत को अलग करने के इस कदम का विरोध किया। पश्चिमी भाग के अधिकांश बंगालियों ने इस कदम का विरोध किया, जिससे वे अपने ही प्रांत में भाषाई अल्पसंख्यक बनाए जाएं। बंगालियों से ज़्यादा उड़िया और हिंदी भाषी लोग होंगे। बंगाली मुस्लिम समुदाय के कई मुसलमानों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह उनके शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाएगा यदि वे नए प्रांतों में बहुसंख्यक बन जाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने ढाका में एक विश्वविद्यालय शुरू करने का भी वादा किया था। इसे मुसलमानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के अवसर के रूप में देखा गया। देश के बाकी हिस्सों में आम विरोध इस विभाजन के खिलाफ था। लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों की फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से देखा था। इस तरह के विभाजन का मुख्य उद्देश्य केवल दो समुदाय के बीच दरार पैदा करना और देश में एकता और राष्ट्रवाद को बाधित करना था। आंदोलन विभाजन की तारीख से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। बंटवारे के दिन लोगों ने शोक दिवस मनाया। टैगोर ने विरोध के प्रतीक के रूप में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे को राखी बांधने के लिए कहा। कुछ मुसलमान भी बंटवारे के खिलाफ थे। राष्ट्रीय संघर्ष में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप हो गया था।
लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी और स्वदेशी उद्योग को झटका दिया। विभाजन देश के सांप्रदायिक दरार पैदा करने में सफल रहा और यहाँ तक कि 1906 में मुस्लिम लीग के जन्म में भी योगदान दिया। विभाजन रद्द कैसे हुआ, आइए उसको जानते हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा की पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया जाएगा। नए प्रांतों का निर्माण धार्मिक रेखाओं के बजाय भाषाई आधार पर किया गया था। बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग करके एक अलग असम प्रांत बनाया गया था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। घोषणा के बावजूद विभाजन ने बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया गया था। दूसरी बार बंटवारा कब हुआ उसको जानते हैं। 1909 में मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। इससे पहले दोनों समुदायों के कई सदस्यों ने सभी बंगालियों की राष्ट्रीय एकता की वकालत की थी। अलग निर्वाचित मंडलों के साथ अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के साथ विशिष्ट राजनीतिक समुदायों का विकास हुआ। लगभग 22 से 28 मिलियन की कुल संख्या के कारण मुसलमानों का भी विधानमंडल पर प्रभुत्व था। मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करने लगे, जहां उनके हितों की रक्षा की जा सके। 1947 में भारत और पाकिस्तान राष्ट्रों के गठन के बाद भारत के बंगाल विभाजन के हिस्से के रूप में पूरी तरह से धार्मिक आधार पर था। बंगाल को दूसरी बार विभाजित किया गया। 1947 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया। 1955 में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया और 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र राज्य बन गया था। साथियों, बंगाल विभाजन का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है, हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।